नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्य कुमार आप लोगों का दक्षार्थी चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो आरबीआई के बारे में बताए हुए थे उसके बाद ये अगला टॉपिक है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति। ठीक है, आरबीआई की मौद्रिक नीति के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, और उससे संबंधित जितने भी हैं जैसे कि एसएलआर, सीआरआर, तो इस सब के बारे में जानेंगे। और आप लोग इस वीडियो को इस माने टॉपिक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि उन लोगों को यह एक अच्छी समझ वाली वीडियो से लाभ मिले। तो चलिए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति। ठीक है, आरबीआई की मौद्रिक नीति जैसे कि 6 महीने में एक बार जारी करता है, कभी कभी 3 बार भी जारी कर देता है, लेकिन इसका जो कंटिन्यू है वो साल में 2 बार ही जारी करता है। ठीक है, तो इस 6 आरबीआई की मौद्रिक नीति, जब मौद्रिक नीति का क्या बोलते हैं, मौद्रिक नीति की जब घोषणा की जानी रहती है तो एक समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, एक समिति का गठन किया जाता है जिसका नाम होता है मौद्रिक नीति समिति। ठीक है, MAC। ठीक है, इसमें आपको 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, 6 सदस्य होते हैं। कौन कौन? तो 3 आपको होंगे सरकार की तरफ से और 3 आपको होंगे आरबीआई के सदस्य। ठीक है, 3। इस 6 सदस्यों वाली समिति की अध्यक्षता आरबीआई के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, अध्यक्ष करते हैं और ये लोग अपना रिपोर्ट तैयार करके फिर मौद्रिक नीति की घोषणा करते हैं। ठीक है, एसएलआर का दर, एसएलआर, सीआरआर या बैंक दर या एमएसएफ, ये सब का जो रेट होता है कि कितना % रहेगा, तो उस सब को निश्चित किया जाता है। ठीक है, साल भर में 2 बार होता है। ठीक है, एक देखिए मौद्रिक नीति में एक सस्ती मौद्रिक नीति होती है और एक महंगी मौद्रिक नीति होती है। ठीक है, सस्ती और महंगी। ठीक है, सस्ती मौद्रिक नीति और महंगी मौद्रिक नीति। देखिए सस्ती मौद्रिक नीति में क्या होता है कि जो रेट होता है, ठीक है, जो ब्याज का रेट होता है उसे हम लोग घटा दिया जाता है। ठीक है, ब्याज दर जो होता है ना वो घट जाता है, ब्याज दर घट जाता है। और महंगी मौद्रिक नीति में क्या होता है कि जस्ट इसका अपोजिट होता है सस्ती का, कि इसमें बढ़ जाता है, ब्याज दर बढ़ जाता है। अब देखिए इसको समझ ले कि अगर ब्याज दर घटेगा तो आपको क्या होगा, बाजार दर जब घटेगा, माने ब्याज दर जब घटेगा तो क्या करेंगे कि लोग अधिक से अधिक ऋण लेंगे, बैंक के पास जाएंगे, कहेंगे भाई सस्ते पे आपको ऋण मिल रहा है, सस्ते ब्याज पे, तो जितना हो सके उतना ऋण ले लीजिए, बाद में उसको जमा करना है। ठीक है, तो उस तरह से क्या होगा कि उनके पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, जनता के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा। वो पैसा फिर क्या करेंगे, खरीदारी में इन्वेस्ट करेंगे। तो खरीदारी में कहाँ खरीदेंगे, बाजार में। और बाजार में वो पैसा क्या हो जाएगा कि बाजार के जो पहले के पैसा थे वो उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, जिसकी वजह से बाजार में जो तरलता होगी, क्या होगी, तरलता, पैसों का जो जाल होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि जब सस्ती मौद्रिक नीति होती है तो उसमें बाजार में तरलता की वृद्धि होगी। ठीक है, वहीं अगर महंगी मौद्रिक नीति अगर लागू किया जाता है
तो उसमें ब्याज दर बढ़ जाता है। जब ब्याज दर बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे, जनता की कम से कम ऋण लेने की अपनी जो भी आवश्यकताएं हैं उसे कम कर देंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा ऋण ना लेना पड़े, जिसकी वजह से ज़्यादा अगर ऋण नहीं लेंगे तो उनके पास पैसा कम रहेगा, और पैसा कम रहेगा तो फिर खरीदारी कम करेंगे, जब खरीदारी कम करेंगे तो बाजार में पैसों की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से बाजार की तरलता घट जाएगी। ठीक है, बाजार में पैसों की जो तरलता होती है, पैसे ठीक है, पैसे बाजार के पैसे में तरलता जो होगी वो घट जाएगी। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि सस्ती मौद्रिक नीति और महंगी मौद्रिक नीति में क्या होता है। आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि सस्ती मौद्रिक नीति में बाजार की तरलता बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, तो सस्ती मौद्रिक नीति में हम लोग देखे हैं कि ब्याज दर जो है वो घटेगा, जब ब्याज दर घटेगा तो फिर बाजार की तरलता बढ़ जाएगा। और वहीं अगर हम महंगी मौद्रिक नीति में देखते हैं तो महंगी मौद्रिक नीति में क्या होगा, ब्याज दर बढ़ जाएगा और तरलता घट जाएगा। ठीक है, इसके हम लोग ये महंगी और सस्ती मौद्रिक नीति के बारे में देख लिए हैं। अब अगला चलते हैं कि आरबीआई की साख नियंत्रण। ठीक है, ठीक है, तो आरबीआई की साख नियंत्रण, आरबीआई की साख नियंत्रण। देखिए, आरबीआई की साख नियंत्रण अपने जो भी आरबीआई है, बोला जाता है कि आरबीआई जो है बैंकों का माने पिता के रूप में, एक दर्जा के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि यह सारे बैंकों का कंट्रोलर होता है और आरबीआई को भारत सरकार का सरकारी बैंक भी बोला जाता है। ठीक है, अगर बैंकों की माँ पूछता है तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को बैंकों की माँ बोला जाता है। ठीक है, वो एक बार एग्जाम में पूछा था कि बैंकों की माँ किसे बोला जाता है। ठीक है, तो बैंकों की माँ जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड को बोला जाता है। लेकिन अभी ऐसा मान्य धारणा नहीं बना है या क्वेश्चन नहीं पूछा है कि बैंकों के पिता किसे बोला जाता है, लेकिन एक संकेत के रूप में हम लोग जानते हैं कि बैंकों का पिता आरबीआई को बोला जाता है, क्योंकि वहीं सारे बैंकों का कंट्रोल होता है। ठीक है, तो आरबीआई की साख नियंत्रण, देखिए साख नियंत्रण एक होता है साख सृजन। साख सृजन का मतलब होता है कि एक बैंक हो गया, फिर वो अपना कई जगह शाखा खोल दिया। ठीक है, ये बैंक हो गया, फिर अपनी कई जगह शाखा खोल दिया, तो इस तरह से होता है। तो जो आरबीआई से क्वेश्चन पूछता है कि आरबीआई क्या साख सृजन करता है या साख सृजन की क्षमता रखता है, तो आरबीआई नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आरबीआई का खुद दूसरा शाखा नहीं खुलता है आरबीआई, बल्कि बैंक साख सृजन का काम कौन करता है, बैंक जो होते हैं वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, और वाणिज्यिक बैंक जो होता है वो साख सृजन आपको करते हैं। ठीक है, लेकिन आरबीआई नहीं करता है। ठीक है, आरबीआई साख सृजन नहीं करता है। और देखिए साख नियंत्रण में इसके पास दो उपाय होते हैं। ठीक है, किस प्रकार से यह नियंत्रण रखता है साख को, किस प्रकार से रखता है। एक हो गया पारंपरिक उपकरण, एक होता है नवीन उपकरण। ठीक है, पारंपरिक उपकरण को भी दो भाग में बांट देते हैं। कौन कौन भाई, एक मात्रात्मक, एक गुणात्मक। ठीक है, तो अभी हम लोग मात्रात्मक को देखते हैं। देखिए मात्रात्मक में कौन कौन किसके माध्यम से जो आरबीआई है वह साख पे नियंत्रण रखता है। ठीक है, बैंकों पे नियंत्रण रखता है। ठीक है, तो उसमें है पहला, इसके देखिए कि एक तो हो गया बैंक दर, दूसरा हो गया ओपन मार्केट
ठीक है। एक हो गया कोष अनुपात प्रणाली। देखिए कोष अनुपात प्रणाली में ही आपको कौन कौन आते हैं, CRR, SLR, MSF, ठीक है। इसके माध्यम से बैंक दर, अब कोई कहेगा कि बैंक दर से भाई कोई साख नियंत्रण कैसे रख पाएगा, आरबीआई कैसे कंट्रोल कर पाएगा, ठीक है। तो बैंक दर क्या करता है कि आरबीआई जो होता है वो बैंक दर निश्चित करता है, ठीक है, कि 2% रहेगा, 4% रहेगा या 5% रहेगा, तो इस तरह से निश्चित करता है। तो आरबीआई जब निश्चित करेगा तो मान लीजिए कि बैंक दर 5% कर दिया, क्या होगा, बैंक दर 5% कर दिया और जो ब्याज दर है 5%, तो क्या करेंगे, जो बाकी सब बैंक हैं वह आरबीआई से ऋण लेंगे, ठीक है, एक समान अनुपात में। लेकिन अगर 5% से कम कर दिया 4%, ठीक है, तो क्या करेंगे, जो भी बैंक होंगे वो अधिक से अधिक ऋण लेंगे, क्योंकि वो कम ब्याज देना पड़ेगा। जब कम ब्याज देना पड़ेगा तो अधिक से अधिक ऋण लेंगे, और अधिक से अधिक ऋण जब लेंगे खुद, तो जनता को भी तो अधिक से अधिक ऋण देंगे। जब जनता को अधिक से ऋण देंगे तो क्या होगा, फिर जनता के पास पैसों की भरमार हो जाएगी, ठीक है। जब भरमार हो जाएगी तो जनता उस पैसे को इन्वेस्ट करेगी, जिसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट होगा, ठीक है। उसी तरह से समझ गए कि बैंक दर के माध्यम से जो आरबीआई है साखों पर नियंत्रण करती है। अगर बैंक दर बढ़ा देगा तो साख जो क्या बोलते हैं, जो बाकी वाणिज्यिक बैंक है वो सब उन सब के पास पैसा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऋण नहीं दे पाएंगे, ठीक है। ओपन मार्केट यानी खुला ब्याज प्रणाली में क्या होता है कि इसमें जो प्रतिभूति होता है ना, उस पर रेट उसको लगाया जाता है, ठीक है। इस जैसे खुला बाजार प्रक्रिया में क्या होता है कि उसमें जो प्रतिभूति होता है उस पर जो उस पर रेट को लगाया जाता है, वो भी आरबीआई ही लगाता है, ठीक है। और कोष अनुपात प्रणाली में क्या होता है कि CRR, SLR, MSF। देखिए CRR हम लोग उसे कहते हैं जो आरबीआई के पास बैंकों का कुछ निश्चित अनुपात रखा जाता है। जैसे कि फिलहाल में मान लीजिए 4% है, तो जो बैंक होंगे वह 4% अपने जो कोष का जो जितना भी उनके पास पैसा होगा उसका 4% वह आरबीआई के पास रखेंगे। किस लिए, गारंटी के रूप में, ठीक है। कि मान लीजिए कि हमारा बाद में जो बैंक है डूब गया, तो 4% से बाकी जो ग्राहकों का पैसा आपके बैंक में जमा रहेगा उन लोगों की पूर्ति किया जा सके, तो इसलिए गारंटर के रूप में 4% रखता है, ठीक है। तो CRR किसे कहते हैं, बैंकों का वह पैसा जो आरबीआई के पास कुछ निश्चित मात्रा में रखा जाता है। क्या, बैंकों का वह पैसा जो आरबीआई के पास निश्चित मात्रा में रखा जाता है उसे CRR कहते हैं, ठीक है, ठीक है। CRR। SLR में क्या होता है, SLR में बैंक अपने पैसों का कुछ निश्चित अनुपात अपने खुद के ही बैंक में आरक्षित रखते हैं, ठीक है। बैंक अपने पैसों का मान पूरे संपत्ति का जितने भी उनके पास अकाउंट में पैसा है उसका कुछ निश्चित अनुपात अपने बैंक में ही, ठीक है, रखते हैं। जैसे कि आपको इस 18% बोल दिया है आरबीआई, SLR का भी माने जो निश्चित करता है वो भी आरबीआई करता है, और CRR का रेट भी आरबीआई ही करता है। तो इस तरह से इसको SLR को बोल देता है कि आप अपना जो पैसा है का कुछ अनुपात आरक्षित माने अपने पास रखिए, ठीक है। भविष्य में हो सकता है कि कहीं आंधी तूफान माने कि प्राकृतिक घटनाएं हो जाए जिसकी वजह से आपका बैंक को नुकसान होना पड़े, और जो ग्राहक होंगे उन लोगों का पैसा न बर्बाद हो, इसलिए आपको SLR के रूप में अपने पास सुरक्षित रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके माध्यम से फिर क्या करता है कि आरबीआई साख नियंत्रण पे कंट्रोल करता है, ठीक है। साख नियंत्रण पे कंट्रोल करता है कैसे, मान लीजिए कि आरबीआई है, CRR बोल दिया कि 4% है, ठीक है। तो आपको 4% अपना पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, ठीक है। 4% पैसा अपना आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। अगर वहीं आरबीआई कर दे कि आपके 3%, ठीक है, 3% आपको CRR के रूप में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब 3% आपको CRR के रूप में रखना पड़ेगा, सपोज दैट आपके पास पूरा 100 रुपया है, ठीक है,
100 रुपया है। अब इसका 3%, ठीक है, 3% नहीं, यहाँ पे मैंने आंकड़ा ले लेते हैं 10%, ठीक है, 10% CRR रेट है, ठीक है, 10% CRR रेट है। तो 100 में आपको 10 रुपया तो RBI के पास रख दिए, ठीक है, 10 रुपया रख दिए तो कितना आपके पास बचा? 90 रुपया। अब 90 रुपया में ही आपको ऋण इसको देना है लोगों को, ठीक है, ऋण देना है या अपना जो शाख है उसको खोलना है, ठीक है। अगर यही RBI बोल दे कि 10% की जगह आप 5% ही CRR हमारे पास रखिए, तो आप 5% रखेंगे तो मान लीजिए 5 रुपया, ठीक है, 5 रुपया अगर RBI के पास रखेंगे तो आपके पास टोटल पैसा कितना बचेगा? 95 रुपया, यानी कि 5 रुपया आपके पास एक्स्ट्रा है ऋण देने के लिए। इससे क्या होगा कि आप अधिक से अधिक लोगों को ऋण देंगे, ठीक है, और उस पर ज़्यादा बेनिफिट कमाएंगे, ठीक है। तो यह कंट्रोल हुआ ना कि आपको 5 रुपया आपको फायदा हुआ, ठीक है, 5 रुपया आप ज़्यादा लोगों को दे सकते हैं, आपका जो शाखा खोलने की क्रिया है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। उसी तरह से SLR में भी होता है, ठीक है, SLR में भी होता है। मान लीजिए कि SLR, अब बैंकों के पास टोटल 200 रुपया है, ठीक है, और SLR रेट जो है वह 20% है, ठीक है, SLR रेट जो है 20% है। तो क्या होगा कि 200 का 20% कितना हो जाएगा? 40 होगा ना, जिसको RBI के पास रखना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास कितना पैसा बचा? 160। अब 160 रुपया ही आपको ब्याज में के रूप में देना है। जब 160 रुपया ही आपको ब्याज के रूप में देना है, इसी से आपको शाख सृजन माने अपना शाखा खोलना है, ठीक है, शाख सृजन यानी शाखा खोलना है, तो आप 160 रुपया में ही खोलिएगा। लेकिन अगर RBI क्या करता है कि आपको SLR वह 10% कर देता है, 10% अगर कर देता है तो आपका RBI के पास नहीं, खुद के ही पास कितना पैसा आरक्षित रखना पड़ेगा? 20 रुपया। 20 रुपया अगर RBI के 20 रुपया अपने पास सुरक्षित रख लिए तो आपके पास ऋण देने के लिए कितना पैसा बचा? 80 रुपया, 180 रुपया। आपके पास जब पैसा ज़्यादा रहेगा तो अधिक से अधिक ऋण दीजिएगा, अधिक से अधिक अपना शाखा खोलिएगा। तो इसके वजह से भी यह क्या करता है कि RBI शाख जो अगर सृजन का जो नियंत्रण होता है वह करता है रेट के माध्यम से, ठीक है। तो आज तक हम लोग ये देखें कि RBI की जो शाख नियंत्रण है वह किस प्रकार से बैंकों के ऊपर कंट्रोल करता है, किसके माध्यम से करता है। और आज हम लोग देखें पारंपरिक में मात्रात्मक, ठीक है, मात्रात्मक जो गुण होता है उसके माध्यम से कैसे RBI कंट्रोल करता है, ठीक है, बैंकों को शाख सृजन में या उनके विस्तार में किस प्रकार यह अपना भूमिका निभाता है। अभी देखें हम लोग मात्रात्मक और आगे देखेंगे गुणात्मक, ठीक है। उसके बाद पहले हम लोग देख लेंगे कि सकल जो होता है ना, NDTL होता है और GDTL होता है, ठीक है। तो GDTL का कितना % आपको CRR रखना पड़ता है और NDTL का कितना % होता है, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार। और इस चैनल को अगर अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।